हाँ तो कई जना जलाई हो रहा था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीदा सर, युवा समाज सिलावट समाज कमेटी के फेसबुक लाइव पेज पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हम राजस्थान में युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण पे विचार विमर्श करने जा रहे हैं। राजस्थान में हमारी कौम सिलावट समाज जो है वो शुरू से भवन निर्माण व्यवसाय में लगी हुई है। इसमें गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर इसमें ज्ञान बुजुर्ग अपने बच्चों को देते रहते थे और इसी तरह से कार्य चलता रहता था। कहा तो ये भी जाता है कि मकराना के पत्थरों से ताजमहल का निर्माण हुआ है। तो सिलावट समाज इन पत्थरों को तराश करके और अपना एक इन्होंने वजूद बनाया है। लेकिन चूंकि धीरे धीरे ज़माना बदलता जा रहा है, इसलिए हमें भी तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। मैं आप सब लोगों से मुखातिब होकर के ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि युवा लोगों के लिए 3 तरह के प्रशिक्षण कोर्सेज राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा मौजूद है, जिसमें सबसे पहला जो है बेसिक कोर्स शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, जिसको अंग्रेजी में अपन क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम भी कह सकते हैं। इसमें जो युवा मैट्रिक पास होते हैं उनको राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और स्टेट व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद इन्होंने मिलकर के नियमित प्रशिक्षण देने के लिए एक ढांचा राजस्थान सरकार ने खड़ा किया हुआ है, जिसके अंदर इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल अर्जित करने और तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाना एवं औद्योगिक उत्पाद की मात्रा एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षणार्थियों को ज्ञान के साथ साथ कौशल अर्थात कार्य को स्वयं के द्वारा संपादित करने की क्षमता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। ये प्रशिक्षण मेहनत का होता है। प्रशिक्षण की अवधि में तथा प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार में हर प्रकार का रखरखाव, सफाई और मेहनत का कार्य करना पड़ता है। अतः अभ्यर्थी जो युवा है वो प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले इस संबंध में ये बिल्कुल निश्चय कर लें
कि ये व्यावसायिक प्रशिक्षण करने का इच्छुक है तथा इसको अपनी जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहता है। ITI कॉलेज में प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन लगभग 8 घंटे नियमित रूप से थ्योरी एवं प्रैक्टिकल का कार्य करना पड़ता है। इसमें ITI में जो प्रशिक्षण का कार्य है वो 2 तरह का है। पहला जो प्रशिक्षण है वो इंजीनियरिंग व्यवसायों से संबंधित है। दूसरा जो प्रशिक्षण है वो गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों से संबंधित है। तो मैं आपको इसके लिए विभिन्न व्यवसायों के नाम और उनकी उपलब्धता के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अपना जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में समाज की जागरूकता और युवाओं को इस तकनीकी प्रशिक्षण के बाद में विदेशों में रोजगार मिले, क्योंकि मेरा एक विशेष मोटो शुरू से ये रहा हुआ है कि हमारे युवा, हमारे समाज के युआ जो मैट्रिक पास हैं या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करके और रजिस्टर्ड एजेंट के द्वारा विदेश चले जाएं और वहाँ की जो टेक्निकल काउंसिल है उसमें अपना पंजीकरण करा लें। वो पंजीकरण ये जो प्रशिक्षण जो राजस्थान में NCVT के द्वारा दिए जा रहे हैं इसके प्रमाण पत्र के आधार पे तुरंत हो जाता है और वो व्यक्ति वहाँ पे रोजगार कर सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कोर्स है, बहुत सारे हालांकि कोर्स है, लेकिन जो मैं अपने युवा जो समाज के युवा हैं उनके काबिल जो कोर्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ आर्किटेक्चरल असिस्टेंट। ये 1 साल का कोर्स है और यह है अजमेर और फतेहपुर 2 जगह पे उपलब्ध है। इसके अंदर जो कार्य है वो है कि बड़े आर्किटेक्ट के साथ में एज ए ड्राफ्ट्समैन का काम करना। क्योंकि एक ड्राफ्ट्समैन सिविल भी होता है लेकिन उसका थोड़ा सा फंक्शन अलग है, इसलिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का कोर्स अलग से डिज़ाइन करके और 1 साल का कोर्स राज्य सरकार ने बनवाया है। तो ये 2 जगह उपलब्ध है। उसके बाद में एक नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय है जो बहुत ही पॉपुलर है, वो है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस कोर्स को करने के बाद में कई युवा और युवतियां जो है बैंक इत्यादि में सरकारी दफ्तरों में बाबू के पद पर और मैनेजर के पद पे भी पहुंचे हैं। तो ये जो कोर्स है ये हालांकि 1 साल का है, 10वीं के बाद में भी होता है, लेकिन यदि ग्रेजुएट किया हुआ लड़का यदि इस कोर्स को कर ले तो उसके बाद में राजस्थान सरकार में सूचना सहायक का एक पद आता है, उसमें भी कई लोग इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद में जो सबसे पॉपुलर कोर्स था और अभी भी है सिलावट समाज के लिए, वो है ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स हमारे समाज के कई लोगों ने किया और करने के बाद उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया और उसके बाद में वो विदेशों में अच्छे कॉन्टैक्ट पे कार्य कर रहे हैं, जिससे उनकी और समाज की जो अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी, आर्थिक स्थिति अच्छी बन रही है। उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन का जो कोर्स है ये भी युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। 10वीं पास के आधार पर इसमें एडमिशन होता है और यदि आप कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन का कोर्स, तो बाद में यदि आप विदेश जाते हैं और आपके पास में ये सर्टिफिकेट होता है तो आप
अच्छा कार्य कर सकते हैं। उसके बाद में फीटर का कोर्स है, फीटर। उसके बाद में लेडीज़ के लिए कोर्स है हेयर एंड स्किन केयर। हेयर एंड स्किन केयर का जो कोर्स है वो आजकल की बच्चियां उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी जाहिर कर रही है, जिसको नया नाम हमने दे दिया है कॉस्मेटोलॉजी। कॉस्मेटोलॉजी, इसको पहले अपन हेयर एंड स्किन केयर कहते थे। इसमें भी आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। उसके बाद में नागौर जिला, चूँकि इसमें सीमेंट की बहुतायत है, खारिया, खंगार, गोटन, पाली जिले में श्री सीमेंट को इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के तौर पर भी रोजगार मिल सकता है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक नाम से एक प्रशिक्षण कोर्स चला रखा है। यदि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का प्रशिक्षण यदि आप करते हो तो विदेशों में ऑयल रिफाइनरी जो है उसके अंदर आपको स्थायी रोजगार भी मिल जाता है। कई साथी जो मुझे बाद में मिलते हैं कि साहब हमारी कंपनी में काम ख़त्म हो गया था, तो सिविल वर्क्स जो है उसमें जो अपना समाज के ज़्यादातर लोग काम करते हैं एज ए मेसन, तो वो सिविल वर्क्स का एंड आ जाता है, चाहे करोड़ों का हो चाहे बिलियंस का हो, उसका एंड आता है। लेकिन ऑयल रिफाइनरी एक ऐसी चीज़ है, यदि आप इससे जुड़ जाते हो तो आपका रोज़गार काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है और कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू होता रहेगा। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के बारे में अपन ने चर्चा की। उसके बाद में है अपना व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल। मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय ऐसा है कि ये 2 साल का होता है और इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों तरह की गाड़ियों को रिपेयर करने का कार्य सिखाया जाता है। उसके बाद में मैं एक मैकेनिक के कोर्स के बारे में जो फिर वापस आपके सामने आता हूँ कि एक बहुत ही लोकप्रिय कोर्स जिसमें युवाओं ने बहुत इंटरेस्ट जाहिर किया, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इसके अंदर अपने आसपास की जो प्रशिक्षण केंद्र हैं सभी में ये उपलब्ध हैं और इसके अंदर युवा काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि इस कार्य को 2 साल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद किसी प्रशिक्षित मैकेनिक के पास में शुरू में थोड़ा सा आपको एक OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग करना जरूरी है, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि इस कार्य में थोड़ी सी गैस रिफिलिंग का कार्य होता है तो दुर्घटनाएं का चांस बना रहता है। इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा OJT का कोर्स कर लें। मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बाद में 1 साल का कोर्स एक हमने डिज़ाइन किया हुआ है मैकेनिक डीजल इंजन। मैकेनिक डीजल इंजन का जो कार्य है ये 1 साल का है और इसमें केवल डीजल के जो व्हीकल हैं, जनरेटर्स हैं, जो जनरेटर के साथ में एक डीजल इंजन लगा रहता है, इसकी मेंटेनेंस का कार्य है। डीजल इंजन काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो ऑयल रिफाइनरीज और बड़े बड़े कंपनियों में काफ़ी डीजल के बड़े बड़े इंजन्स जो होते हैं उनकी रिपेयर और ओवरहॉलिंग करने के लिए मैकेनिक्स की आवश्यकता होती है और आपको एक अच्छा रोजगार मिल सकता है। उसके बाद में एक है युवाओं के लिए सबसे छोटा कोर्स प्लम्बर का, जिसमें काफ़ी लोग उत्सुकता जताते हैं। इसमें हालांकि मिडिल पास युवा भी इसमें कोर्स में दाखिला ले सकता है और ये सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे राजस्थान में जितने भी ITI प्रशिक्षण केंद्र हैं उनके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये उपलब्ध है और 1 साल का मात्र ये कोर्स है। और इसको करने के बाद में आप कैसे रोज़गार प्राप्त करें इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा। तो प्लम्बर के बाद में एक और कोर्स है जिसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आती रहती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका नाम है सर्वेयर। अपने समाज के लोग काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। तो सर्वेयर का जो कोर्स है ये अजमेर और जयपुर में उपलब्ध है सरकारी तौर से।
इसके लिए आपको मात्र 10वीं पास होना चाहिए। यदि 10वीं आप पढ़े लिखे हैं तो आपका इसमें एडमिशन होने का चांसेस है। आप ऑनलाइन अप्लाई करें, आपको दाखिला मिलेगा, उसके बाद में प्रशिक्षण होगा। और प्रशिक्षण की जो फीस है, कई लोग मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि साहब इसकी फीसेस कितनी हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी सालाना फीस मात्र सभी कोर्सेज की जो मैंने अभी तक शुरू से लेकर अंत तक बताए हैं 2400 रुपये यानी 2400 रुपये मात्र सालाना है। और इसके साथ में 1000 रुपया आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा कॉशन मनी के रूप में, जो आपको कोर्स पूरा करने के बाद में राज्य सरकार रिफंड कर देती है। तो उसके बाद में सर्वेयर का जो कोर्स है ये काफ़ी लोकप्रिय है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 2 कोर्सेज और हैं जो है वेल्डर और वायरमैन। तो वेल्डर का जो कोर्स है, हालांकि इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि भी आंखें वगैरह खराब हो जाती है, तो कोई भी आंखें खराब नहीं होती है। केवल जो सुरक्षा सावधानी नहीं रखते हैं, जो लोग बिना सुरक्षा के कार्य करते हैं, उनको एक्सीडेंट होना ही है, उनकी आंखें भी खराब होनी है। लेकिन यदि जो अपना सुरक्षा सावधानी के सहित जो कार्य करते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता और वो अच्छे हेवी वेल्डर बन जाते हैं। और काफ़ी लोग अपने समाज के 1-2 मैं अच्छे लोगों को जानता हूँ जो अच्छे वेल्डर बने हुए हैं। और उसके बाद में है एक छोटा कोर्स जो कम पढ़े लिखे युवा हैं, यदि मान लो वो मैट्रिक पास नहीं कर पाए या मैट्रिक तक पारिवारिक परिस्थिति के हिसाब से नहीं पहुंच पाए, तो वो लोग भी, एक मेरा कोर्स है जो है वायरमैन। तो वायरमैन का एक 2 साल कोर्स है। उसके बाद में आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा बाद में, लास्ट में हो सकता है वो ऑफलाइन भी हो आपकी चॉइस के हिसाब से। और उसके बाद में यदि 2 साल का आप यदि कोर्स कर लेते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट राजस्थान सरकार के द्वारा दे दिया जाएगा। तो ये जो बात मैंने आपको बताई कि राजस्थान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति और उनमें प्रवेश की, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ये युवा हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो और उच्च तरह के कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए राजस्थान में प्रत्येक ज़िले में जिला मुख्यालय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी आजकल राज्य सरकार ने बना दिए हैं। उनके अंदर भी 10वीं पास युवाओं को ही प्रवेश दिया जाता है। केवल ये कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें यदि आपने 10+2 साइंस स्ट्रीम से यदि पास किया है तो आप इसके पॉलिटेक्निक कॉलेज के सीधे ही 2nd ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि मान लो आपने साइंस से नहीं किया है तो आपको फिर 3 साल कोर्स करना पड़ेगा, पहले 1st ईयर, फिर 2nd ईयर, फिर 3rd ईयर। इसके अंदर भी अपने समाज के जो युवा हैं वो ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कौन कौन से कोर्स राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध है। तो इसके अंदर सबसे पहले आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स है 3 साल का। उसके बाद में है सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी है 3 साल का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी 3 साल का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी 3 साल का है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी 3 साल का है। उसके बाद में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये भी 3 साल का है। तो इस तरह से ये जो कोर्स है 3 साल के, अब ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई जो 2 साल का कोर्स है ITI का और 3 साल का पॉलिटेक्निक का, तो ITI के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी, जो युवा ITI का कोर्स करेंगे उनको शुरुआत में किसी भी कारखाने में एज ए टेक्नीशियन काम करना है। और जो पॉलिटेक्निक किए हुए व्यक्ति हैं, यदि भाग्य से और प्रयास से उनको यदि कोई चांस मिलता है तो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी फर्म में वो एज ए सुपरवाइज़र अपना रोज़गार उसमें शुरू करेंगे। उसके बाद में कई युवा, अपने जो युवा हैं वो तीसरे लेवल का जो कोर्स है जिसको मैं कहता हूँ डिग्री यानी BE, पहले उसको BTech, पहले BE कहा जाता था,
आजकल उसको बीटेक कहा जाता है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो उसके अंदर 3 तरह के जो कोर्स हैं अब तक मुझे ज्ञात हैं, अपने समाज के लोगों ने किए हैं। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, 4 साल का है ये। 12वीं साइंस मैथमेटिक्स से पास करके आप इसमें दाखिला ले सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी 4 साल का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी 4 साल का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये भी 4 साल का है। और भी कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन उसमें दूसरे कोर्सेजों में युवाओं ने रुचि नहीं दर्शाई है। तो ये जो कोर्सेज अपन जो कर लेते हैं, उसके बाद अपन रोजगार किस तरह से प्राप्त करें, इस पे भी अपन एक चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कुछ जो अपने गार्जियन है उनसे भी मेरा कुछ कहना है, तो उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कि बच्चों को अपन किसी भी प्रशिक्षण के लिए यदि काबिल बनाना चाहते हैं तो उनकी जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए। कई बार क्या है कि गार्जियन दाखिला दिलवाने के बाद में उसको छोड़ देते हैं, उसके भरोसे छोड़ देते हैं, इंस्ट्रक्टर के भरोसे, और लास्ट में ये होता है कि वो 2 साल निकाल देता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपसे मुखातिब होकर कुछ बात करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नींव मकान की आधारशिला होती है और रीढ़ शरीर की आधारशिला होती है, उसी प्रकार युवा संपूर्ण राष्ट्र की एवं समग्र मानव जाति की आधारशिला है। युवा के मानसिक एवं चारित्रिक विकास की नींव युवा अवस्था ही है। इस अवस्था में उसका जैसा लालन पालन, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं विकास होगा, वैसा ही इंसान वह बनेगा। इस काल में उसे एक आदर्श वातावरण दिया जाएगा तो निश्चित ही वह एक आदर्श इंसान बनेगा और उसके चरित्र में हमें सद्गुण ही सद्गुण परिलक्षित होंगे। युवाओं के विकास एवं व्यक्तित्व के निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जन्म से लेकर 3-4 वर्ष तक वह पूरे समय घर पर रहता है। उसके पश्चात उसे किसी स्कूल में भेजा जाता है तो वह विद्यालय में अधिकतम 6 घंटे रहता है। शेष समय वह माता पिता के संपर्क में व्यतीत करता है। अगर छुट्टियों को जोड़ दिया जाए तो युवा एवं बालक का स्कूल का समय औसत एक दिन में 3 घंटे का होता है। अतः बालक 1:8 के अनुपात से विद्यालय एवं घर में रहता है। इससे स्पष्ट है कि युवा के चरित्र निर्माण में माता पिता अथवा परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। किंतु बालक को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के पश्चात माता पिता अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं एवं वे बच्चे के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी विद्यालय के अध्यापकों की ही समझ लेते हैं, जबकि बालक के जीवन में उसके परिवार के आचार, विचार, व्यवहार एवं वातावरण का अधिकतम प्रभाव पड़ता है। घर में जैसा वातावरण, जैसा आचरण एवं व्यवहार वह देखता है, वैसी ही आदतें एवं संस्कार वह अपना लेता है। क्योंकि बालक का स्वभाव अनुकरणशील होता है, वातावरण से ही वह सब कुछ ग्रहण करता है। तो आप ये देख लें कि हमारे आचार एवं व्यवहार का, हमारे कार्यों का युवा पर कितना अधिक असर पड़ सकता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन खेद का विषय है कि बहुत कम संख्या में ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के विकास हेतु समुचित वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं। माता पिता स्वयं के व अपने बच्चे के बाल एवं कुशल नाई
माता पिता स्वयं के व अपने बच्चे के बाल एक कुशल नाई से कटवाना चाहेंगे, अपने बच्चों के कपड़े एक कुशल दर्जी से सिलवाना चाहेंगे, बीमार पड़ने पर इलाज एक कुशल डॉक्टर से करवाना चाहेंगे, किंतु बालक के लालन पालन के संबंध में इस बात को भूल जाते हैं कि उनका पालन पोषण भी एक कुशल एवं निपुण माता पिता के द्वारा होना चाहिए। एक सफल एवं योग्य माता पिता बनने के लिए बालक को शिक्षित एवं सुसंस्कारित करने संबंधी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। विद्यालय एवं शिक्षकों के ऊपर ही अपने बालकों को छोड़कर उन्हें निश्चित नहीं हो जाना चाहिए। उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि बालक के चरित्र का निर्माण प्रारंभ के 6-7 वर्षों में होता है। बाल्यकाल के संस्कार अत्यंत दृढ़ होते हैं। अपनी आगे की अवस्था में उसके ये संस्कार नष्ट नहीं होते हैं, अपितु दृढ़तर होते जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक पत्थर पे लगे हुए सीमेंट को पानी की थपेड़े बजाय बहा के ले जाने की उसे एक दृढ़ चट्टान बना देते हैं। अतः मेरा ये कहना है कि बालकों के व्यक्तित्व विकास का बहुत अधिक उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। आपका बच्चा ही आपका भविष्य है। आपका बालक न केवल आपका भविष्य है अपितु समाज एवं राष्ट्र का भविष्य है। वह देश का भावी कर्णधार है। अतः आप पर निर्भर है कि आप स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को कैसा व्यक्तित्व देना चाहते हैं। यदि प्रत्येक माता पिता इस संबंध में चिंतित एवं जागरूक हो जाएं, अपने बालक के व्यक्तित्व विकास की रीति को जान जाएं, परिवार में एक आदर्श आचार व्यवहार द्वारा उसका लालन पालन होने लग जाए, तो इस दुनिया से हिंसा, क्रोध, घृणा, अन्याय, झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दुराचार, भ्रष्टाचार इत्यादि सदा सर्वदा के लिए विनष्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उनके प्रति माता पिता को जागरूक होना है। कई बार माता पिता हमारे पास आते हैं कि साहब इस बच्चे को अब कहीं कुछ गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप गाइड कीजिए। तो हम ये जब समझ जाते हैं कि भाई अब माता पिता फेल हो चुके हैं इस मामले में। तो ये मेरी कुछ भावना थी जो आपको बतानी थी। और एक अच्छे युवा को अपन किस तरह से आगे मोल्ड करें, तो उसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट हैं वो तैयार किए हैं। वो माता पिता को मैं बताना चाहूँगा कि युवा के व्यक्तित्व का सदा आप आदर करें। पालन पोषण एक विज्ञान है, इसकी रीति को जानें एवं व्यवहार में इसको परिणित करें। युवा के समकक्ष सर्वदा एक आदर्श आप उपस्थित करें। युवा को स्वतंत्र एवं रचनात्मक वातावरण आप प्रदान करें। युवाओं को कभी भी किसी प्रकार का डर एवं भय आप नहीं दिखाएं। आपके युवा को आप आत्मविश्वासी एवं स्वावलंबी बनने में सहायक बने। युवाओं की कभी भी भर्त्सना एवं अन्य युवा से तुलना न करें, उसमें हीनता की भावना न पनपने दें। समाज में लड़का व लड़की दोनों को एक समान समझें और उनमें कभी भी भेदभाव न करें। युवाओं को प्रोत्साहित करें, उनके प्रत्येक प्रयास की प्रशंसा करें। युवाओं की जिज्ञासा का, उनके प्रश्नों का पूर्ण रुचिपूर्वक और सही उत्तर दें।
मेरा आपसे ये भी कहना है कि आपके जो युवा, जो बालक हैं, जिनको अपन प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं, उनके साथ आप मित्रवत व्यवहार करें, उनकी प्रत्येक कठिनाई को समझें एवं सहायता के लिए सदैव तत्पर रहें। युवा के समक्ष भूल कर भी पर निंदा न करें। युवाओं की भावनाओं को समझें और उनकी कद्र करें। नुकसान एवं गलती करने पर बालक को, युवा को सजा न दें, अपितु उसको तरीके से समझाएं। और सबसे अंतिम बात जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति उससे छुपा कर न रखें, उसे भी घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य समझें। तो मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता ही बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। एजुकेशन शुड बी बिगिन विथ द पेरेंट्स। तो उसके बाद में अपन ये चर्चा करेंगे कि युवा लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद में उन लोगों को रोजगार के लिए किस तरह से तैयार हुए वो लोग। अब चूंकि क्या है कि मेरे से पहले जो वक्ता आए हैं वो कई लोग सरकारी नौकरी के बारे में प्रोत्साहित कर रहे थे, तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि जितने लोग समाज में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं या उच्च शिक्षा लेते हैं, उनमें से मात्र 3% लोगों को ही सरकारी नौकरी भाग्य से उपलब्ध हो पाती है। तो बाकी लोग क्या करें? तो बाकी लोगों के लिए हम ये बता रहे हैं कि आप या तो स्वरोजगार करें या निजी क्षेत्र में अपनी संभावनाओं को तलाशें। तो जो संभावनाएं हैं उनको तलाशें, उनमें क्या क्या चीज़ें अपनी बाधक बन सकती है, तो उनको अपन कैसे हल करें। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, तो वो पॉइंट्स के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहला है कि अपने को इंग्लिश लिटरेसी जो है अपने समाज में जो युवा पढ़ रहे हैं, उनकी ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो इंग्लिश स्पोकन, जिसको कई बार नाम दे दिया जाता है, तो इंग्लिश लिटरेसी के बारे में उनका जो प्राथमिक ज्ञान है वो उनको आना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा अच्छा ट्रेड्समैन जिसको अच्छा अपने कार्य का ज्ञान है और थोड़ा अंग्रेजी का, जो मैं कह रहा हूँ इंग्लिश लिटरेसी का, यदि वो उसमें तैयारी कर लेता है, उस पर इंग्लिश पे थोड़ी अपनी पकड़ कर लेता है, तो विदेश में रोजगार प्राप्त करने के बाद में वो अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। उसको फोरमैन, साइट सुपरवाइज़र, इंजीनियर और कई बार बड़ी कंपनी का मालिक तक मतलब बना देते हैं। तो जो भी है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपने को, बच्चे को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई आप, यदि आपने ट्रेनिंग कर ली है, अब विदेश में रोज़गार के यदि आप इच्छुक हो, तो आपको इंग्लिश लिटरेसी यानी अंग्रेजी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा है कंप्यूटर लिटरेसी। आजकल जिस व्यक्ति के पास में कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, तो एक तरह से वो अनपढ़ रह जाता है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ में हर कार्य कंप्यूटर की सहायता से होते हैं। चाहे सर्वेयर का कार्य हो, चाहे ड्राफ्ट्समैन का कार्य हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का कार्य हो, ड्राइंग बनाने का कार्य हो, यानी इंजीनियर की हर जो कार्य है वो कंप्यूटर की सहायता से हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो युवा लोग हैं, समाज के अपने युवा लोग हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि आप कंप्यूटर के मामले में भी साक्षर हो जाएं। साक्षर शब्द मैंने इसलिए जोड़ा कि आपको कम से कम एक 6 माह का या 1 साल का कोर्स कंप्यूटर का कर लेना चाहिए, जिससे भविष्य में आपको बहुत ही अच्छी मतलब रोजगार मिलने का चांसेस रहेगा। तो कंप्यूटर साक्षरता एक एडवांस तकनीक है जो संचार में सहायक होती है। इसके माध्यम से साझा प्रतीकों की सहायता से
सूचना का आदान प्रदान संभव है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के उत्तरोत्तर हो रहे विकास से समायोजन समय की अनिवार्य आवश्यकता है। इसको समझकर यदि टेक्नीशियन वर्ग इससे तारतम्य बनाए रखें तो उसकी सफलता में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अब मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा लोग इस बात को समझेंगे, सुनेंगे कि मैंने कहा है आपको कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये मैं आपको ये बताना चाहता था। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये आप में होनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग अपने कार्य में तो निपुण होते हैं लेकिन अपनी बात दूसरे लोगों को वो समझा नहीं पाते हैं। इस वजह से उनका एक गैप रह जाता है कि अपनी बात पूरी समझा नहीं पाते और उनको उसी कार्य पर जिंदगी भर उसी पद पर कार्य करना पड़ जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि अपनी बात दूसरे तक अपन किस तरह से पहुंचाएं और बाद में उसका फीडबैक लें। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो मैटर है वो उसमें भी आप एक्सपर्ट होने चाहिए। और वो आप एक्सपर्ट तभी हो सकते हैं जब आपको वो भाषा भी आए जो सामने वाला जानता है। यानी या तो आप यदि विदेश में कार्य कर रहे हैं तो 2 भाषाओं पे आपका कमांड होना ज़रूरी है। एक तो अंग्रेज़ी और दूसरी है अरबी, क्योंकि विदेश में आप चले गए और यदि अरबी भाषा आपको नहीं आ रही है तो आप पीछे रह जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रयास करके अरबी भाषा पे अपना कंट्रोल कर लेना चाहिए। और साथ साथ में मैंने शुरू में आपको बताया था कि इंग्लिश पे भी आपको अपना अधिकार रखना चाहिए, तो जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बन जाएगी। और उसके बाद में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ युवा लोगों को कि यदि आपको कार्य में सफल होना है, किसी रोज़गार को यदि आपने प्राप्त कर लिया है, तो आपको उस रोज़गार से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कल्याण की बातों को अपनाना होगा। यदि आपने व्यावसायिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया और उनको इग्नोर किया तो दुर्घटना कभी भी संभव है। मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके साथ में दुर्घटना हुई है और प्रत्येक दुर्घटना जो होती है वो मानवीय भूल की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, अति उत्साह की वजह से होती है। इसलिए युवाओं से मेरा ये आग्रह है कि आप व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य इसके बारे में पूरा ध्यान दें। यदि आप इसके बारे में ध्यान देंगे तो आपको कहीं भी आप इसमें आप रुक नहीं पाएंगे और अपने व्यवसाय में आप कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद में मेरा अंतिम पॉइंट जो है वो है समय प्रबंधन। कि समय प्रबंधन जो है यदि इसको अपन नहीं समझ पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट की जो बात है, टाइम मैनेजमेंट का कई लोगों ने हमें जो बताया कि भाई हमें समय नहीं मिलता। अब समय तो क्या होता है कि ईश्वर सुबह प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 24 गुना 60 गुना 60 इतने सेकंड उसके खाते में लिख दिए जाते हैं। जैसे मोबाइल का बैलेंस होता है उसी तरह से उसके खाते में समय का बैलेंस कर दिया जाता है। अब आप 24 गुना 60 गुना 60 सेकंड, ये जो फंक्शन है गुना करके आप देख लें, इतने सेकंड आपके खाते में आ चुके हैं, ऊपर वाले ने आपको दे दिए। उसका आपको यूज़ करना है। यदि आपने यूज़ कर लिए तो ठीक है, बाकी आपका समय चला जाएगा। ये नहीं है कि आगे आपके प्लस नहीं होते हैं, वो ये बैलेंस जैसे मोबाइल का बैलेंस उड़ जाता है इसी तरह से ये समय आपका निकल जाएगा। तो समय प्रबंधन आपको समय से करना यदि चाहिए, यदि आप करते हैं अपना समय प्रबंधन तो आपके कई कार्य जो हैं वो इजी हो जाएंगे। तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि टाइम फैक्टर और एक रिवार्ड, समय का रिवार्ड,
और एक ग्रुप टास्क। यदि आप कार्य में सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने साथ जो लोग हैं उनसे आप जो कार्य ले रहे हैं, तो समय फैक्टर का मेरा कहने का मतलब है कि कार्य की सूची को अलग अलग समय में बांट देना चाहिए और उसके बाद जो कार्य सबसे पहले प्राथमिकता पे हो उसे पहल करना चाहिए और प्रत्येक कार्य समय सीमा के अंदर होना चाहिए और उसके अंदर ही काम को ख़त्म करना है। उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने काम को निर्धारित समय में कर ले उस व्यक्ति को आपको रिवार्ड भी देना है। यदि अच्छे मैनेजर आप बनना चाहते हैं, अच्छे प्रबंधक बनना चाहते हैं, अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो हर आदमी जो आपके अंडर में कार्य कर रहा है यदि अपना काम निर्धारित समय में पूर्ण कर ले तो उसको आपको सम्मान देना चाहिए, उसको रिवार्ड देना चाहिए, जिससे उस व्यक्ति को देख करके अन्य लोग भी प्रोत्साहित होवें, मोटिवेट होवें और वो भी लोग अपने कार्य को निर्धारित समय में ही पूरा करें। उसके बाद में मैं आपको ये युवा लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ग्रुप टास्क की तरह भी कार्य करें। यदि किसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं तो कई बार जो कार्य समान प्रकार के या एक जैसे स्वभाव के हो उनका एक समूह बना लें और किसी एक व्यक्ति को सौंपें, जिससे वह व्यक्ति भी बाधित नहीं होगा और 3-4 लोग काम एक साथ आ जाएंगे। जैसे किसी फ़ोन या इंटरनेट से संबंधित कार्य जो है यदि अपन कर लेंगे तो इस तरह से अपन कई चीज़ों को कई बातें हैं मेरे पास में बहुत सारा टू डू लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन चूंकि समय की कमी की वजह से मैं आपसे पूरी चर्चा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि युवा लोग इस तरह से अपनी ट्रेनिंग करें। पहले माता पिता से डिस्कस करने के बाद में अपनी ट्रेनिंग का डिसाइड कर ले कि भाई मैं इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता हूँ। माता पिता भी इसमें पहले लोगों से विचार विमर्श, गाइडेंस, करियर काउंसलिंग वगैरह भी करवा लें कि भाई हम इस विषय में बच्चे को ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, इतने साल का कोर्सेज है। और मैं सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप प्राइवेट संस्थानों के धांसे में नहीं आए। राज्य सरकार के सभी संस्थानों में बहुत सारी सीटें उपलब्ध है। कई बार जो अभिभावक हैं वो प्राइवेट संस्थाओं के धांसे में आ जाते हैं। वहाँ पे न तो योग्य शिक्षक हैं, न योग्य प्रशिक्षण देने वाले हैं और उसके बाद में विद्यार्थी लोगों को वही आश्वासन दे देते हैं कि भाई आप घर पे रहो, आप आकर के परीक्षा और प्रैक्टिकल दे देना, पास कराने की हमारी जिम्मेदारी है, और बड़ी सारी फीस लेकर के वो जमा कर लेते हैं। और उसके बाद में कई बार तो विद्यार्थी बीच में ही छोड़ देता है और कई बार यदि उनको जैसे तैसे करके कोई सर्टिफिकेट मिल भी जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिकल का कार्य आता नहीं है। फिर वो डॉक्यूमेंट को लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब उसके बाद में मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, NCVTMIS पोर्टल। उस पोर्टल पे यदि आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेगी, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण के बारे में और प्रशिक्षण के उपरांत उनको रोजगार कैसे मिले। भारत सरकार ने अप्रेंटिस एक्ट 1961 यानी 1961 में एक ऐसा अधिनियम बना दिया था कि प्रत्येक कारखाना या प्रत्येक सरकारी सेवा जिसके अंदर कार्य लोग कर रहे हैं उनमें 10% अप्रेंटिस आवश्यक है ट्रेनर को रखना। यानी ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग पास युवा उसके अंदर रखेंगे और उनको पैसा भी दिया जाएगा। यदि सरकारी संस्थान में है तो सरकार पैसा देगी, यदि प्राइवेट संस्थान में है तो उसके अंदर ये प्रावधान है कि 50% पैसा उनको सरकार देगी और 50% पैसा वो फैक्ट्री मालिक देगा। तो फैक्ट्री मालिक के लिए भी फायदा है कि आधे पैसों में ही उसको प्रशिक्षित व्यक्ति मिल रहे हैं तो वो उसको अपना लेगा। तो इसके लिए एक अप्रेंटिस एडवाइज़र राज्य सरकार ने स्टेट लेवल पे
जिला लेवल पे भी रखे हुए हैं। और एक नाचीज को भी राज्य सरकार ने सहायक शिक्षुता सलाहकार चूरू जिले में बना दिया है, जिसका पद मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लॉकडाउन की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। तो मैं जल्द ही आप लोगों की सेवा में उपलब्ध हो जाऊंगा। तो ये अप्रेंटिस एडवाइज़र जो है वो प्रत्येक फैक्ट्री में जाता है और वहाँ के कुल स्टाफ जो ऑन रोल है उनकी संख्या ज्ञात करके उनसे कॉन्टैक्ट करता है कि भाई आप लोगों के पास में मान लीजिए 100 श्रमिक हैं, तो उनका जो 10% है, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, टर्नर का काम कर रहे हैं, फीटर का काम कर रहे हैं, तो उनके जो 10% है उनको ITI पास लोगों को, पॉलिटेक्निक पास लोगों को उनके साथ में अटैच कर दिया जाता है। 1 साल या 2 साल उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको कुछ भत्ता भी दिया जाता है, जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिसका वहन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और फैक्ट्री मालिक करते हैं। उनको पैसा मिलता है। 1 साल बाद में उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई फला फर्म के अंदर इस व्यक्ति ने 1 साल तक कार्य किया है। उसके आधार पे आपको, यदि आप विदेश जाते हैं, चाहे भारत में रोज़गार करते हैं, आपको रोज़गार मिलने के लिए एक अनुभव का प्रमाण पत्र मिल जाता है। काफ़ी लोग इसमें सक्सेस हुए हैं। मैं आपको नाम तो अभी इतने ज़्यादा हैं कि बता नहीं सकता हूँ। करीब 500 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरे द्वारा प्रशिक्षित होकर के विभिन्न सरकारी पदों पे, विदेशों में भी उच्च पदों पे, और कई तरह के अपने स्वरोजगार और फैक्ट्री भी लगा रखी है लोगों ने। तो आइंदा अपन आने वाले समय में और भी इस पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।